नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और सूचना सूत्र आपके लिए लेकर आए हैं 10 बड़ी खबरें जिनका समाज से, देश से सीधा वास्ता है और वो प्रभावित करती है हमारे दैनिक जीवन को। विकास के क्षेत्र की अगर सबसे पहले बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी में बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम जारी है। क्या काम है? 14,447 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर लंबा गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही 10,998 करोड़ की लागत वाला 43 किलोमीटर लंबा वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। योजना में श्रद्धालुओं के लिए समर्पित फुट ओवर ब्रिज सहित 910 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है। केबल स्टे ब्रिज, इन परियोजनाओं के पूरा होने पर एयरपोर्ट तक यात्रा का समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट होने और शहर में यातायात का दबाव कम होने का अनुमान है। इन विकास कार्यों का उद्देश्य काशी को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी वाला प्रमुख धार्मिक शहर बनाना है। प्रधानमंत्री का इसमें सपना रहा कि जापान के क्योटो की तरह छवि बननी चाहिए बनारस की भी, वाराणसी या काशी की। तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब भी बनारस जाया जाता है, काशी जाया जाता है, तो देखा जाता है कि जबरदस्त ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या का दबाव और आने वाले लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन वहाँ जब आते हैं तो वहाँ की सकरी सकरी गलियाँ जो होती हैं देखने में बड़ी खूबसूरत हैं। लोग देखने जाते हैं उन गलियों को, बनारस की गलियाँ, लेकिन वो पूरी तरह से जाम हो जाती है, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये एलिवेटेड जो कॉरिडोर बनाया गया है, इससे सुविधा ये होगी कि जो श्रद्धालु जाते हैं वो इस एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से गंगा के विभिन्न घाटों पर मिनटों में पहुँच सकते हैं। ऐसे कनेक्ट किया गया है एलिवेटेड कॉरिडोर को कि आप जा रहे हैं उस पर और वहां से रास्ता मिल जाता है गंगा घाट की ओर। ऐसा बताया जाता है कि 45 स्थान ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां पर श्रद्धालु आसानी से एलिवेटेड कॉरिडोर से पहुंच सकते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस तरह से बनारस को आधुनिक और एक प्रमुख धार्मिक शहर और सुविधा युक्त शहर के तौर पर, जहाँ यातायात आसानी से हो सके और लोगों का समय और जो प्रदूषण होता है जाम के चलते उन सब से बचाया जा सके और वहाँ की हवा को शुद्ध किया जा सके। तो क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये काम लिया है और वो कहते भी हैं कि मेरा काम गारंटी की भी गारंटी है, और ऊपर से योगी आदित्यनाथ, तो उम्मीद की जानी चाहिए बनारस जल्द ही क्योटो की छवि देश में ले लेगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे अपने बयानों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन विकास की भी बात करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने अडानी समूह को राज्य में विश्व स्तरीय बंदरगाह विकसित करने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने गुजरात के मुद्रा पोर्ट का उदाहरण देते हुए इसे बुनियादी ढांचे के विकास का सफल मॉडल बताया। राणे ने कहा कि मुद्रा पोर्ट ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को गति दी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए। उन्होंने महाराष्ट्र की समुद्री क्षमता और बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया। उनके अनुसार ऐसे निवेश से राज्य में व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये बात कही नितेश राणे ने, आपको पसंद आई होगी क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के विकास की और रोजगार की भी बात सामने रखी है। और अब काकरोच जनता पार्टी को एक नया मालिक मिल गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अब अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है, और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनकी जगह सोनम वांगचुक को देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जाए। दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब पहुंच चुके अरविंद केजरीवाल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए मीडिया के सामने जब आते हैं तो मीडिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि फिर वो इसी तरह की बात करते हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देने की अपील की। वहीं आप नेताओं के सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद दीपके की खुशी साफ नजर आई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अन्ना आंदोलन में जिस तरह से स्वस्फूर्त जनता शामिल हुई थी, युवा शामिल हुए थे और एक ऐतिहासिक मंजर लोगों ने देखा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का ऐसे आंदोलनों से ऐसा विश्वास उठा है कि उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं शंका गहरा गई कि ये अपनी अपनी दुकानें सजा लेते हैं और उसको चला लेते हैं, जनता के मुद्दे वहीं की वहीं रह जाते हैं, जैसे लोकपाल वहीं की वहीं रह गया। हालांकि आपको दिल्ली का समर्थन मिला, उसके बाद वो वहाँ से हट भी गए। तो अरविंद केजरीवाल अगर आए हैं तो निश्चित तौर पे दीपके की खुशी ठहराई जा सकती है कि जायज़ है, क्योंकि वो इंतजार ही कर रहे थे इस तरह के नेता का। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में भी अब नई नई चर्चाओं को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। आमिर खान से पूछा गया, यदि बात सोनम वांगचुक की हुई है तो पूछा गया और माना भी गया अक्सर कि जो 3 इडियट्स का किरदार है वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था, ऐसा माना जाता है। लेकिन आमिर खान ने इसे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा 3 इडियट्स के समय तो वो
सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे। और आमिर खान ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ये एक नई बात सामने आई। अभी तक तो यही माना जाता था कि 3 इडियट्स का जो क्रिएटिव किरदार था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था, लेकिन आमिर खान ने कहा है वो निर्माता रहे हैं, तो बात सही होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सुधार की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। बताया गया है कि प्रस्तावित निवेश परियोजना का आकार 28,000 करोड़ से अधिक है। इन्हें 28,000 करोड़ का निवेश आकर्षित कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अभी 28,000 करोड़ कहाँ उनकी योजना है लगाने की। इसमें प्रस्तावित मित्सुबिशी सेमीकंडक्टर फैब और ताजपुर डीप सी पोर्ट परियोजना शामिल नहीं है। इन परियोजनाओं में क्या है, स्टील, एआई डेटा सेंटर, विनिर्माण, डेयरी, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। दावे के अनुसार इससे औद्योगिकीकरण जो कि ठप है पश्चिम बंगाल का, ऐसा माना जाता है, उसको बढ़ावा मिलेगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा यदि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक रहता है। और बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल इस बात को लेकर बदनाम था कि वहाँ पर जो हड़तालें होती हैं वो बहुत एक तरफा होती हैं, हिंसक होती हैं, दबाव बनाने वाली होती है, और इसके चलते लोग या औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित लोग बंगाल में निवेश करना पसंद नहीं करते, और जो हैं वो भी बाहर चले गए। ऐसे बड़े बड़े औद्योगिक घराने हम जानते हैं। तो निवेशकों का भरोसा बढ़े और लाखों रोजगार के अवसर पैदा हों, इसके दृष्टिगत शुभेंदु अधिकारी ने ये ढांचा विकास का सामने रखा है, जिसके लिए 28,000 करोड़ रुपए के निवेश को उन्होंने माना है कि ये निवेश चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एफसीआरए से जुड़े एक कथित नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है, जिस पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ में मदद करने के आरोप हैं। जांच एजेंसी के अनुसार बताया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ में मदद करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। ब्रिटेन से आने वाले धन को एफसीआरए पंजीकृत ट्रस्टों के माध्यम से भेजा गया, यह दावा किया गया, और कथित तौर पर फर्जी आधार, पैन व पासपोर्ट की व्यवस्था की गई। ईडी ने 5 राज्यों में 13 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के अनुसार पश्चिम बंगाल के खलीलकापुर स्थित हरोरा अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे से 40 लाख रुपए नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए। तो ये एक ईडी का एक्शन है। जो घुसपैठिए हैं उनके सोर्सेस को बंद करने की दिशा में ईडी अब काम कर रही है। मारुति सुजुकी ने रायपुर मामले में उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है, क्योंकि उपभोक्ता आयोग ने एक फैसले के तहत कंपनी से कहा था कि वो अपनी जो कार है, एक्सयूवी कार जो खरीदी थी एक डॉक्टर ने रायपुर के, उन्होंने ये कहा कि उनका इंजन 4 से 5 बार उन्होंने सुधरवाया, लेकिन उसके बाद वो इंजन ठप हो गया। बताया गया कि वो इंजन E20 ईंधन के लिए तैयार नहीं था, और मारुति सुजुकी के सामने उपभोक्ता आयोग ने आदेश भी दिया कि उनको नई अब गाड़ी दी जाए। ये 20 लाख रुपए के करीब गाड़ी थी, या फिर उनका पैसा वापस किया जाए। तो मारुति ने क्या कहा है कि मारुति के अनुसार जांच में इस्तेमाल किए गए ईंधन में संदूषण, कंटेमिनेशन के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर कंपनी वाहन बदलने के उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देगी। मतलब मारुति ने बताया है कि गलती उनकी तरफ से नहीं, बल्कि जो उपभोक्ता हैं उनकी तरफ से हुई है। और जबकि दावा यह किया गया है कि E20 ईंधन के चलते वो गाड़ी, जो अनुकूलन का एक सर्टिफिकेट होता है कि ये गाड़ी E20 के लिए है या नहीं है, इथेनॉल के लिए है या नहीं है, ये अगर बता दिया जाता तो E20 ईंधन के चलते ये गाड़ी उनकी खराब नहीं होती, ऐसा उनका दावा था। लेकिन उसको चैलेंज किया है मारुति ने। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्योंकि E20 को लेकर जन चर्चा जारी रहेगी जब तक पेट्रोल पंप से लोग पेट्रोल खरीदते रहेंगे, और ये हमेशा होगा। तो सरकार को चाहिए कि अब इस पर अपनी स्थिति और स्पष्ट कर दे इस उपभोक्ता फोरम के इस आदेश के तहत। अब चलते हैं आस्था के रंग की ओर। भक्ति और आस्था के रंग में डूबे भगवान जगन्नाथ के भक्त। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र रथों को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। भव्य रथ यात्रा के दौरान पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। देश विदेश से आए भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ जगन्नाथपुरी में इस पावन पर्व में भाग लिया। 5000 साल पुरानी ये परंपरा मानी गई है। भगवान जगन्नाथ स्वयं जनता के अपने भक्तों के बीच आते हैं दर्शन देने स्वयं, तो ये बड़ा भावुक वातावरण हो जाता है। और सन 1200 से जगन्नाथ यात्रा जारी है पुरी में। तो ये है जय जगन्नाथ सूचना सूत्र की ओर से भी आप सबको। बांग्लादेश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मतलब बांग्लादेश में भी जगन्नाथ यात्रा विपरीत परिस्थितियों में निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं का जो जज्बा है वो देखने को मिल रहा है, श्रद्धा देखने को मिल रही है। ढाका में इस्कॉन बांग्लादेश द्वारा आयोजित देश की सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने पवित्र रथ खींचकर जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। तो रथ यात्रा ढाका में भी है और वहाँ पर भी श्रद्धालु
बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में एकत्रित हुए, यह देखकर हर भारतीय को संतोष हो रहा होगा। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर खबर। अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले शुरू किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार कई पुलों, रेलवे लाइनों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली गुल होने की खबरें सामने आई। इसके जवाब में ईरान ने कतर सहित अन्य जो अमेरिकन बेस हैं आसपास के, उनके प्रमुख सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले किए हैं। हालांकि दोनों पक्षों के दावे, नुकसान और आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और युद्ध में होती भी नहीं है। युद्ध में सिर्फ दावे होते हैं। तो ये ईरान और अमेरिका आपस में एक दूसरे के आमने सामने है और परेशान पूरी दुनिया है। मोदी सरकार सशस्त्र बलों के लिए थिएटर कमांड्स को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। थिएटर कमांड्स, इसे स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े रक्षा सुधारों में से एक बताया जा रहा है। मोदी दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बहुत पहले से बना लेते हैं और समय रहते पुख्ता हो जाने पर उसे लागू करते हैं और उसका स्वरूप हमेशा विशाल होता है। अब इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमता बढ़ाना है। युद्ध की स्थिति में एक थिएटर कमांडर उस क्षेत्र में सेना, वायुसेना और नौसेना की संपत्तियों का समन्वय करेगा। प्रस्तावित कमांड्स में उत्तरी थिएटर जो चीन सीमा, पश्चिमी थिएटर पाकिस्तानी मोर्चा और मैरीटाइम थिएटर यानी हिंद महासागर क्षेत्र ये शामिल हैं। तो ये कमांड इस तरीके से रहेगी कि ये तीनों मोर्चे पे आपसी तालमेल के साथ सुरक्षा व्यवस्था देश की मजबूत करेंगे, निगरानी मजबूत करेंगे। तो जो सैन्य प्रभावशीलता है उसको इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये टॉप 10 खबरें जो आपके लिए मायने रखती हैं हम आपके लिए लेकर आए थे। अब हमें इजाज़त दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सूचना सूत्र को अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।